प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास से का अध्ययन करेंगे, जिसका दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति है। पहले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन किया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई और वहां के शासक लुई 16वां की सत्ता को समाप्त करके एक जनतंत्रवादी सरकार की स्थापना की गई। इस फ्रांसीसी क्रांति का पूरे विश्व पर और यूरोप के सभी देशों पर कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई दिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के अन्य देशों में भी जनतंत्र की भावनाएं जागृत होने लगी थी और एक नए सामाजिक परिवर्तन का युग शुरू हुआ, जिसमें लोग आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन चाहते थे। लोग अपने अधिकार सुनिश्चित कराना चाहते थे। लोग स्वतंत्रताएं एवं समानता को पाना चाहते थे। इस परिवर्तनवादी युग ने पूरे यूरोप को एक नई दिशा प्रदान की। तो आज हम लोग यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। तो जो सामाजिक परिवर्तन यूरोप में हुए, उन सामाजिक परिवर्तन को हम लोग देख लेते हैं। तो उस परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का युग कहा जाता है, जिसमें उदारवादी लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे और रेडिकलवादी लोग थे। इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उदारवादी किसे कहा जाता है, रूढ़िवादी किसे कहा जाता है और रेडिकल किसे कहा जाता है। सबसे पहले उदारवादी के बारे में जानते हैं। उदारवादी ऐसे व्यक्तियों का समूह था, इनमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे। यह समूह ऐसा था जो धर्मनिरपेक्ष समाज, यानी जिसमें सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिले और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता था, यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, लोगों के बीच में समानता दिखाई दे और हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य कर सके। ये लोग मताधिकार के पक्ष में थे, लेकिन इन लोगों ने महिलाओं को मताधिकार का समर्थन नहीं किया। ये यूरोप में सामाजिक परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन जो मताधिकार था वह कुछ वयस्क पुरुषों तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो उदारवादी एक तरीके से व्यक्तिवाद का समर्थन करते थे, जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रताएं और समानता का अधिकार प्रदान हो और सभी धर्म को सम्मान मिले। ये इनकी विचारधारा थी। दूसरा है रूढ़िवादी। फ्रांस की क्रांति के बाद रूढ़िवादी का मतलब जो प्राचीन विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े, प्राचीन विचारधारा का समर्थन करे, ऐसे लोग रूढ़िवादी कहलाते हैं। ऐसे लोग परिवर्तन के पक्ष में नहीं होते हैं। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादियों ने भी परिवर्तन का समर्थन किया, लेकिन इस हद तक परिवर्तन का समर्थन किया कि जहां तक के जो प्राचीन विचार है उसको भी जगह मिलती रहे, यानी प्राचीन विचार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन का समर्थन किया रूढ़िवादी लोगों ने। अब बात करेंगे रेडिकल। रेडिकल ये भी एक तरीके से उदारवादी किस्म के लोग ही थे। ये भी शिक्षित वर्ग लोगों का समूह था और इनमें इनका जो विचारधारा था, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ये सार्वभौम व्यस्क मताधिकार का समर्थन करते थे। इनका मानना था कि केवल मताधिकार
जो है वह सीमित नहीं रहना चाहिए। मताधिकार सभी को मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, पुरुषों को भी मिलनी चाहिए। समाज के हर तबके, हर वर्ग के लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार का समर्थक थे। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। उदारवादी विचारधारा क्या है, रूढ़िवादी क्या है और रेडिकल वादी क्या है। तो ये तीनों किस्म की विचारधाराएं फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में देखने को मिली। अब हम बात करेंगे कि उसी दौरान जब फ्रांस की क्रांति की घटना हो गई, तब यह दौर जो था औद्योगिकीकरण का दौर था। औद्योगिकीकरण का मतलब यह, इसका अर्थ समझ लें पहले। औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं, औद्योगिकीकरण क्या है? तो औद्योगिकीकरण का सामान्यतः जो तात्पर्य या आशय हम लेते हैं वह यह है कि अधिक मात्रा में कल कारखाने यानी कंपनी कारखाने स्थापित करना ही औद्योगिकीकरण कहलाता है, जिसमें हाथ की बनी हुई वस्तुओं को त्याग करके मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगती है, और इसी दौर को औद्योगिकीकरण कहा जाता है, जिसमें अधिक से अधिक कल कारखाने स्थापित किए जाते हैं। औद्योगिकीकरण की शुरुआत यूरोप में इंग्लैंड देश से हुई थी। तो औद्योगिकीकरण की शुरुआत से अधिक मात्रा में कंपनी कारखाने स्थापित होने लगे। अब कंपनी कारखाने स्थापित जब हुए अधिक मात्रा में, औद्योगिकीकरण का युग आया, तब यूरोप में एक बड़े परिवर्तन दिखाई दिए। ये परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में थे। अब इन परिवर्तनों में क्या है उसे हम बात कर लेते हैं। अब जैसे यूरोप में औद्योगिकीकरण बढ़ा, वैसे ही अधिक मात्रा में कंपनी कारखाने स्थापित किए गए। कंपनी कारखाने स्थापित होने से जो काम था वह मशीनों के द्वारा होने लगा, और जो श्रमिक पहले हाथ से वस्तुओं का उत्पादन करते थे, अब वह कंपनी कारखाने में श्रमिक के रूप में, मजदूर के रूप में कार्यरत हो गए, और इन लोगों ने मशीनों की सहायता से काम करना शुरू कर दिया। अब कंपनी कारखाने में इनकी कार्य की जो अवधि थी, कार्य के जो घंटे थे अधिक थे, और इनकी जो वेतन थी बहुत ही कम थी, और इन्हें काम अधिक ले लिया जाता था, वेतन कम दिया जाता था। तो एक तरीके से समाज में जो है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती चली गई। समाज में बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि जो लोग, सभी लोग शिल्पकला यानी कारीगर के रूप में नए नए वस्तुओं का उत्पादन करते थे, अब उनके रोजगार छिन चुके थे, और जब ये लोग कंपनी में, कारखाने में मजदूर के रूप में कार्यरत हुए, तो वहां भी इन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि इन्हें कम वेतन दे करके अधिक काम लिया जाता था, और इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती चली गई, और समाज में दो वर्ग अस्तित्व में आए। अब ये दो वर्ग कौन थे? एक पूंजीपति वर्ग, जिन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है, और एक मजदूरों का वर्ग, जिन्हें सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। अब इन औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन में इन विचारधारा के लोगों का क्या योगदान था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उदारवादी और रेडिकलवादी, ये दोनों ही मध्यम वर्ग के लोग, शिक्षित वर्ग के लोग थे। इनका मानना था कि जिनके पास पूंजी है उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ताकि वह अपने पूंजी का निवेश कर सके, और सभी मजदूरों को काम मिलना चाहिए, और इस तरीके से जो समाज में बदलाव होगा वह उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है सुदृढ़ होने लगेगी। लेकिन हुआ उल्टा। अब यूरोप में ज्यादातर रेलवे
लाइन बिछाई जाने लगी थी। अब यूरोप में जो औद्योगिकरण का प्रभाव दिखाई दे रहा था वह यह था कि पूंजीपति वर्ग अधिक लाभ अर्जित करने के लिए मजदूरों का शोषण करने लगे। पूंजीपतियों की संख्या समाज में कम थी जो निवेश कर सकते थे और मजदूरों की संख्या अधिक थी, और इस वजह से पूंजीपतियों के द्वारा मजदूर वर्ग शोषित होते चले गए और उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई। अब समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगी। वर्ग संघर्ष मतलब एक तरफ पूंजीपति वर्ग, दूसरे तरफ मजदूरों का वर्ग, इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी जिसे वर्ग संघर्ष कहा जाने लगा। और इन वर्ग संघर्ष के कारण ही समाज में एक नई विचारधारा की शुरुआत हुई जिसे समाजवाद कहा जाता है। यानी एक ऐसी विचारधारा जो पूंजीवाद, जो उदारवाद के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विरोध में उत्पन्न हुआ। तो समाजवादी विचारधारा का जन्म ही पूंजीवाद के विरोध में हुआ। अब इन विचारधाराओं के लोग का यह मानना था कि समाज का आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए। सारे जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वह समाज के अधीन होने चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक पूंजीवाद रहेगा लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे और समाज में समानता का अधिकार लोगों को नहीं मिल सकता। अब इस समाजवाद, जो यूरोप में समाजवाद विचारधारा का आगमन हुआ, अब इसका आगमन कैसे हुआ? तो कुछ समाजवादियों जो सबसे पहले अपनी विचारधाराओं को ले आए पूंजीवाद के विरोध में, उन विचारधाराओं को हम लोग, समाजवादियों के विचार को हम लोग देख सकते हैं। तो पहला जो समाजवादी विचार लाने का श्रेय मिलता है वह इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, इन्होंने नया समन्वय के द्वारा समाजवाद को लाने का प्रयास किया और इन्होंने इसके लिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इंडियाना प्रांत में इसे नया समन्वय लाने का प्रयास किया था। तो यह पहला विचारक है जिसने समाजवाद की ओर अपना झुकाव दिखाया। लुई प्लांक, यह फ्रांस का विचारक था। इन्होंने सामूहिक भावना को आधार बनाया और सामूहिक भावना को आधार बना करके समाजवाद की तरफ अपना समर्थन दिखाया। जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे वह कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स को ही समाजवाद का जनक के रूप में हम लोग देखते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति जो है अपने पूंजी का निवेश करते हैं और मजदूरों को निम्न वेतन पर कार्य करवाने के लिए मजबूर करते हैं और अतिरिक्त मूल्य का लाभ पूंजीपति को मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती है और मजदूरों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है जिससे उनकी स्थिति दयनीय होती चली जाती है। तो मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रकट किया और समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया। इसीलिए इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक या मार्क्स को समाजवाद का जनक के रूप में देखा जाता है। अब मार्क्स ने समाजवाद को बहुत बेहतर वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करके लोगों तक पहुंचाया और मार्क्स की विचारधारा, जो समाजवाद की विचारधारा थी, जो कम्युनिस्ट के नाम से जानी जाती थी, साम्यवाद के नाम से जानी जाती थी, पूरी विश्व में धीरे धीरे इनके समर्थन में लोग आने लगे। फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने मार्क्स के विचार को आगे बढ़ाया। अब मार्क्स के विचार, जो समाजवाद का विचार था, वह पूंजीवाद के विरोध में आ खड़ा हुआ। अब इन पूंजीवाद और समाजवाद में दो अंतर करके देख लेते हैं। पूंजीवाद क्या होता है बच्चों?
पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। यानी मेरे पास पैसा है तो मैं निवेश करूंगा और उससे अधिक लाभ कमा लूंगा। यानी व्यक्तिगत अधिकार पूंजी निवेश के लिए मिलता है। आर्थिक क्रियाओं पर स्वामित्व यानी मालिकाना और नियंत्रण का अधिकार व्यक्तिगत होता है। जबकि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पूंजी निवेश करने का अधिकार या आर्थिक क्रियाओं पर स्वामित्व एवं नियंत्रण का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होगा बल्कि समाज को होता है। और दूसरा जो अंतर देखते हैं, पूंजीवाद में जो स्वामी होता है, जो पूंजीपति होता है, वह अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से निवेश करता है। जबकि समाजवाद में अधिक लाभ अर्जित करना उद्देश्य नहीं होता है बल्कि सबको समानता के अधिकार को सुलभ कराना और उनकी योग्यता के आधार पर जन कल्याणकारी कार्यों को सुनिश्चित कराना उद्देश्य होता है। तो ये पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर हम लोग देख लिए। अब प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे रूसी क्रांति की ओर। तो आज का टॉपिक हम लोग यही समाप्त करते हैं और आगे रूसी क्रांति में हम लोग बात करेंगे समाजवाद को लेकर के कि रूस में कैसे क्रांति हुई। तो आज मैं यहाँ अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।